हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद तो करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए साथियों, आज मैं आपके सामने जो क्लास लेकर आ रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जो भी साथी स्टेट ओपन की तैयारी कर रहे हैं, NIOS RSOS थे, उन सभी साथियों के लिए क्लास रहने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण। और आज हम आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, और जिसमें पहला ही पॉइंट आपको नजर आ रहा है उदारवाद। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उदारवाद क्या होता है। तो पहली लाइन लिखी गई है, उदारवाद एक काफी पुरानी राजनीतिक विचारधारा है और इसकी जड़ों को 16वीं शताब्दी में खोजा जा सकता है। यानी समझने का प्रयास करो। उदारवाद बहुत ही पुराना एक राजनीतिक विचारधारा है जिसकी उत्पत्ति इसको कब खोजा गया था? 16वीं शताब्दी में। कब खोजा गया था? 16वीं शताब्दी में। यानी आप बोले उदारवाद तो मैं कहूंगा भाई उधार मत ले, उधार मत ले, 16वीं शताब्दी की बात है। तो उदारवाद काफी पुरानी एक राजनीतिक विचारधारा है और इसकी जड़ों को 16वीं शताब्दी में खोजा गया था। इसके बाद ये कई चरणों से गुजर चुका था। पश्चिमी ज्ञानोदय ने नैतिक मूल्यों को निरपेक्ष सत्य नहीं माना और इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688 ने राजाओं के देवी अधिकारों की भर्त्सना, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत विचार दिए। और इससे थोड़ा पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1775 से 1776 के समय हुआ था, ने मानव अधिकारों की घोषणा बल दिया। बस इसे हम उदारवाद कहते हैं। इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं उदारवाद। यानी कहीं ना कहीं इन सबसे मिलकर एक उदारवाद का जन्म होता है। तो चलिए साथियों, हम आगे चलते हैं कि उदारवाद का अर्थ क्या है। सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, उदारवाद का अर्थ क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति विज्ञान के अंग्रेज विद्वान हेराल्ड लॉस्की, देखिए साथियों, राजनीति विज्ञान के अंग्रेजी विद्वान है और जिसका नाम क्या है? हेराल्ड लॉस्की। तो हेराल्ड लॉस्की के अनुसार उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है, और लेकिन इसे परिभाषित करना तो बहुत कठिन है। उसने कहा कि भाई हम उदारवाद का वर्णन करना चाहते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं इसे परिभाषित करना चाहूं तो ये बहुत कठिन होगा। क्या होगा साथियों? बहुत कठिन होगा। तो हेराल्ड ने क्या लिखा? उदारवाद का वर्णन करना आसान नहीं है और इसे परिभाषित करना तो और भी कठिन है, क्योंकि ये सिद्धांतों का समूह नहीं है अपितु दिमाग की एक आदत है। ये सिद्धांतों का समूह नहीं है, बल्कि आपके माइंड में क्या चल रहा है उसका एक झलक इसको अपन कह सकते हैं। आगे लिखा गया है, इसका अर्थ यह है कि उदारवाद इतनी गतिशील और इतनी लचीली अवधारणा है कि इसका कोई भी सूक्ष्म अर्थ नहीं है। इसका मतलब उन्होंने कहा कि उदारवाद इतनी गतिशील और एक लचीली अवधारणा है कि जिसका कोई भी अर्थ स्पष्ट रूप से नहीं समझाया जा सकता है। फिर भी विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया। फिर भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए थे जिन्होंने उदारवाद को अपने शब्दों में प्रस्तुत करने का विचार प्रकट किया था, जिसमें से पहला नंबर आता है सार्टोरी। पहला नंबर कौन आता है साथियों? सार्टोरी। जी हां दोस्तों, सार्टोरी क्या बता रहे हैं? बहुत सरल ढंग से उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा, संवैधानिक राज्य का सिद्धांत और व्यवहार है। देखिए बहुत सिंपल। यहां मैं बात करता हूं सार्टोरी का। सार्टोरी, मैंने क्या कहा था कि उदारवाद शब्द है, हालांकि इसकी कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। और वो एक्सप्लेन निर्भर करेगा आपके माइंड पर, आपका माइंड क्या सोच रहा है उस पर निर्भर करेगा। उसमें सार्टोरी ने अपनी बातें बताई और उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि बहुत सरल ढंग से उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बहुत सरल ढंग से उदारवाद की अगर पहचान हुई तो वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से हुई। क्या आप आज स्वतंत्र हैं? क्या आप आज स्वतंत्र हैं? क्या आप आज व्यक्तिगत स्वतंत्र है? क्या हम स्वतंत्र तो है, लेकिन क्या हम व्यक्तिगत स्वतंत्र है? सवाल यहां उठता है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी अगर मानव का विकास करना है तो मानव का विकास ऐसे संभव नहीं होगा, मानव को व्यक्तिगत स्वतंत्र बनना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, न्यायिक सुरक्षा। अगर मानव को उदारवाद की तरह से बनना है तो उसकी न्याय की जो सुरक्षा होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। तीसरा नंबर, संवैधानिक राज्यों का सिद्धांत और व्यवहार, यानी पूरे राज्य का संवैधानिक सिद्धांत का ढांचा क्या है और उस मानव का व्यवहार क्या है, यही कहलाता उदारवाद। एक अन्य विद्वान हुए थे जिनका नाम है कॉयनर। कौन है? कॉयनर। अब उन्होंने अपने विचार किस प्रकार से प्रकट किए? उन्होंने कहा कि उदारवाद का प्रारंभ और
अंत व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति के मानव अधिकार, व्यक्तिगत मानवीय प्रसन्नता के साथ होता है। देखिए साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर उन्होंने लिखी है। उन्होंने लिखा कि उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्तिगत की स्वतंत्रता, व्यक्ति के मानव अधिकार, व्यक्तिगत मानवीय प्रसन्नता के साथ होता है। यानी उन्होंने बोला कि उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्तिगत की स्वतंत्रता से होता है। दूसरा नंबर होता है व्यक्ति के मानव अधिकारों से होता है। तीसरा नंबर है कि भाई उस व्यक्तिगत मानवीय प्रसन्नता कौन कौन सी, यानी वो कितना खुश है, वही एक उदारवाद कहलाता है। चलिए, अन्य विद्वान आए थे इंसाइक्लोपीडिया, इसके अनुसार उदारवाद को इस प्रकार प्रवेशित किया जाता है कि उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का विचार है। यानी उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का विचार है, यानी उदारवाद अपने आप को स्वतंत्रता चाहता है। उदारवाद हमें स्वतंत्रता की मांग करता है। जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, तो क्या मैं मानसिक रूप से स्वतंत्र हूं, क्या मैं व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र हूं, क्या मैं पूरे मतलब पैसे के रूप में स्वतंत्र हूं, मैं किस रूप से स्वतंत्र हूं, वो आपको सोचना पड़ेगा। तो उदारवाद स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता का विचार है। सरकार में एक नीति और प्रक्रिया, समाज में संगठन का एक सिद्धांत और व्यक्ति तथा समुदाय के लिए जीवन का एक ढंग बिल्कुल उदारवाद में शामिल किया जाता है। चलते साथियों, आगे क्या लिखा गया? आगे लिखा गया है साथियों कि उदारवाद सुधारों का एक सिद्धांत है। उदारवाद क्या है? उदारवाद सुधारों का एक सिद्धांत है, क्योंकि ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सुधार के प्रति समर्पित रहा है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सिद्धांत है, क्योंकि इसने मानव व्यक्तिगत के विकास के पक्ष में तर्क दिया है। ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, क्योंकि ये संवैधानिक सरकार, लोगों की सहमति पर आधारित सरकार, कानून का शासन, विकेंद्रीकरण, निष्पक्ष चुनाव पर बल देता है। हम उदारवाद के 3 पक्षों को रेखांकित कर सकते हैं, जो इसके अर्थ को समझने में हमारी स्पष्टता के लिए सहायता करेंगे। सबसे पहले, सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद धर्मनिरपेक्षता का तथा एक ऐसे क्षेत्र, ऐसे समाज का समर्थन करता है जो सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का विरोध करता है। देखिए साथियों, यहां बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई। क्या लिखी है समझिएगा। देखिए यहां क्या लिखा है कि सामाजिक क्षेत्र में, यह बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक क्षेत्र में उदारवाद धर्मनिरपेक्षता का तथा एक ऐसे समाज का समर्थन करता है जो सभी प्रकार के सामाजिक भेदभाव का विरोध करता है। आर्थिक क्षेत्र में यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, अधिकतम लाभ कमाने के पक्ष लेता है। यानी आप इसे कहते हैं निजी पक्ष में स्वामित्व की बात कर रहे हैं भाई, अधिक लाभ कमाना, प्रॉफिट की यहां बात कर रहा है, उदारवाद को शामिल किया गया। राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था, व्यक्तिगत अधिकार, स्वतंत्रता, अनुक्रियाशील और उत्तरदायी सरकार, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था इत्यादि का समर्थन भी उदारवाद में किया जाता है। यहां तक सभी साथियों के क्लियर समझ में आ गया है? तो एक बार थम्स अप लगा दीजिए, यस कर दीजिए। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। उदारवाद की विशेषता क्या है? आगे चलते हैं भैया, उदारवाद की विशेषता क्या है? दोस्तों, हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उदारवाद की विशेषता। उसमें से पहला नंबर आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। उदारवाद की विशेषता में नंबर 1 पॉइंट आता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चलिए साथियों, उदारवाद अनिवार्य रूप से स्वतंत्रता का सिद्धांत है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति इसके प्रेम पर कोई प्रश्न नहीं किया जा सकता। मैंने क्या कहा था? आप कितने स्वतंत्र हो, इस पर कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता है। वो निर्भर करता है आपके पेशेंस पे, वो निर्भर करता है आपकी जीवन शैली पर, वो निर्भर करता है आपके व्यवहार पर, वो निर्भर करता है आपके वक्तत्व यानी आपके बोलने पर। आप कितने स्वतंत्र हैं, सारा कुछ निर्भर करेगा केवल आप पर। यानी अगर आप मुस्कुराते हुए बोलते हैं तो बड़े खुश नजर आते हैं। आप कितने स्वतंत्र हैं, आपके जीवन पर कितना वर्कलोड है, वो इस पर निर्भर करता है उदारवाद पर। यह स्वतंत्रतावाद बन चुका है। उदारवादियों के लिए स्वतंत्रता मनुष्य के व्यक्तिगत का सार है, यह व्यक्ति के विकास का एक साधन है। सेकंड नंबर बात करते हैं व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। सेकंड नंबर बात करते हैं व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत। चलिए साथियों, उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्ति के साथ होता है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि उदारवाद का प्रारंभ और अंत व्यक्ति के साथ होता है। किसके साथ होता है? व्यक्ति के साथ होता है, उसकी जीवन शैली के साथ होता है।
उदारवादियों के लिए व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु होता है। व्यक्ति साध्य हैं, जबकि राज्य सहित अन्य सभी संस्था साधन हैं, जो व्यक्ति के लिए ही है। व्यक्ति केंद्र हैं, जिसके इर्द गिर्द सभी चीजें घूमती रहती है। यही स्पष्ट यहां पर उदारवाद की विचारधारा को प्रकट किया गया है। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं मेरे सभी लाडलों को क्लियर समझ में आ चुका होगा। चलिए साथियों आगे चलते हैं। बिल्कुल, अब दोस्तों हमारे पास में तीसरा आता है उदारवाद में। अब दोस्तों यहां तीसरा पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो क्या है, इसको समझने। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अगला पॉइंट आ रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था? उदारवाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। यानी उदारवाद आपको मुक्त बाजार की वकालत कराना सिखाता है। क्या सिखाता है? मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत करता है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ये निजी संपत्ति की व्यवस्था में विश्वास करता है। संपत्ति के अधिकार को अति पावन और अधिकतम लाभ को एकमात्र लक्ष्य उत्पादन वितरण की पूंजीवादी प्रकार के सार तत्व तथा बाजार की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने का साधन उपलब्ध कराता है। इसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं, सीमित राज्य। उदारवाद सीमित राज्य के सिद्धांत की वकालत करता है। यानी उदारवाद सीमित राज्य की सिद्धांत की वकालत करता है। उदारवादी राज्य को व्यक्ति की भलाई का एक साधन मानते हैं। वे प्रत्येक प्रकार का सर्वशक्तिमान राज्य का विरोध करते हैं और उनका विचार है कि राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होगा, व्यक्ति उतना कम स्वतंत्र होगा। बिल्कुल, राज्य जितना अधिक शक्तिशाली होगा, व्यक्ति उतना कम स्वतंत्र हो पाएगा। इसके लिए लॉक प्राय का ने कहा है क्योंकि राज्य के कार्य सीमित हैं, इसलिए इसकी शक्तियां भी सीमित होती है। जब राज्य कार्य सीमित है तो उसकी शक्तियां क्या होती है? सीमित होती है। जब राज्य के कार्य बहुत असीमित हो जाते हैं तो पावर जनरेट भी बहुत ज्यादा असीमित। जैसे आज के 50 साल पहले का लोगों का जीवन देख लेते हैं, कितने खुश मिजाज से रहते थे, भाईचारे के साथ रहते थे, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते थे, पैसा नहीं था फिर भी खुश रहते थे। आज देख लीजिए सब कुछ है फिर भी टेंशन में घूम रहा है, खुश नहीं है। त्योहार आ रहे जा रहे पता ही नहीं चल रहा है, हमेशा टेंशन में लगा रहता है। सुबह उठता है शाम को सोता कब उसको पता नहीं है, दिन भर भाग दौड़ में लगा रहता है। इसका मतलब होता है कि जितना उसका विकास हो ना, मानव उतना ज्यादा अपने आप पर उलझता गया, समस्याओं से ग्रसित होता गया। यही कारण है कि उदारवाद पर निर्भर करता है मनुष्य की जीवन शैली पर। किस पर निर्भर करता है? मनुष्य की जीवन शैली पर। चलिए साथियों अगला आता है हमारे पास में परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध। देखिए उदारवाद ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताता है कि आपको अंधविश्वासों से क्या करना है? दूर रहना है। तो उदारवाद का उदय परंपराओं और अंधविश्वासों के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से सभी प्रकार के प्रतिक्रियावादी उपायों के विरुद्ध है। पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार से प्रकट हुआ उदारवाद तर्क और विवेकशीलता का समर्थक रहा। मनुष्य के सामंती प्रतिरूप में निष्क्रिय होने के विपरीत उदारवाद ऐसे प्रतिरूप का समर्थन करता है जो सबसे अधिक सक्रिय और सृजनात्मक रहा। आगे चलते हैं लोकतंत्र। उदारवाद लोकतांत्रिक सरकार का प्रतिपादक होता है। यह एक ऐसी सरकार स्थापित करना चाहता है जो लोगों की हो, लोगों के द्वारा बनी हो, लोगों के लिए बनी हो। एक ऐसी सरकार जो संविधान और संविधानवाद के अनुसार काम करे, जो कानून के शासन को प्रोत्साहित करे और लोगों के अधिकार और स्वतंत्रताओं की रक्षा करे। बिल्कुल उदारवाद उसकी कल्पना करता है। उदारवाद एक ऐसी सरकार का चयन करना चाहता है जो लोगों के लिए बने, लोगों के लिए काम करें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काम नहीं करें, लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए काम करें, लोगों को संवैधानिक अनुसार उनकी रक्षा करें, उनको न्यायिक सुरक्षा उपलब्ध कराएं, उनको समय पर रोजगार दे, वो उदारवाद कहलाता है। चलिए साथियों इसका 7वां पॉइंट आता है। 7वां पॉइंट आता है लोक कल्याणवाद। दोस्तों 7वां पॉइंट है लोक कल्याणवाद। उदारवाद लोक कल्याणवाद से निकटता से जुड़ा हुआ है। राज्य की लोक गतिविधियों के रूप में लोक कल्याणवाद का विचार है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य लोगों के
कल्याण के लिए कार्य करता है। राज्य की गतिविधियों की उदारवादी अवधारणा यह है कि राज्य लोगों की सेवा करता है। दूसरे शब्दों में कल्याणकारी राज्य एक समाज सेवी राज्य का निर्माण करते हैं। चलिए साथियों, अब हम पढ़ेंगे उदारवादियों की कमजोरियां, यानी अब हम पढ़ेंगे उदारवाद की कमजोरी क्या क्या थी उसके बारे में हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, उदारवाद की जो प्रमुख कमजोरियां थी वो थी कि एक तरफ तो यह स्वतंत्रता का गुणगान करता है, दूसरी तरफ समानता की बात भी करता है। एक तरफ तो ये स्वतंत्रता का गुणगान करता है, दूसरी तरफ समानता की बात करता है। दूसरी तरफ किसकी बात करता है? समानता की बात करता है। एक तरफ तो ये बाजार में आधारित समाज के ढांचे पर काम करता है, तो दूसरी तरफ सबको समान अवसर का वादा करता है। एक तरफ बाजार के ढांचे पर यह बात करता है, दूसरी तरफ सबको समान अवसर की बात करता है। एक तरफ तो ये संपत्ति ग्रहण के असममित अधिकारों की बात करता है, दूसरी ओर ये जरूरतमंद और बेरोजगार लोगों के कल्याण को लाभ के रूप में बात करता है। एक तरफ ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निर्मित करता है, तो दूसरी ओर ये समतावादी समाज की स्थापना करने का प्रयास करता है। ये इसकी सबसे बड़ी कमजोरी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों, आज का जो सेशन है आपका चौथे चैप्टर का, इसका मैं फर्स्ट क्लास लेकर आया हूं उदारवाद, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार वॉच करें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसको नोट्स और शानदार लैंग्वेज वाले उपलब्ध आपको करा दूंगा।